बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये नया चैप्टर है आपका जो कि पहली मरतबा केमिस्ट्री की बुक में 9th मैट्रिक के लिए ऐड हुआ है। तो बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है, इसमें आप क्या स्टडी करते हैं कि जितनी भी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना मैटर की, वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किस तरीके से एक्ट करती हैं, ये ब्रांच होती है बायोकेमिस्ट्री। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपके प्लांट्स और एनिमल्स और इवन ह्यूमन बींग्स तीनों आ जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आज करवा रही हूँ, तो पेज नंबर 71 और 72 पर ये क्वेश्चंस मौजूद हैं। आज इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक मैं आपको डीप में समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये पेज 71 और 72 के क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रोटीन्स। इसकी जो डिटेल है ये तो वैसे पेज 61 पे आपको मिल जाएगी, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है प्रोटीओस, ठीक है। तो प्रोटीओस से ये वर्ड निकला है और ये प्रोटीन्स जो है इसका मतलब होता है फर्स्ट। एक्चुअल में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये छोटी छोटी सेल्स से मिलके बनते हैं। तो ये जो सेल्स होती हैं, इनकी जो समझ लीजिए कि जो मेन कंपोनेंट होती है, ये होती है प्रोटीन्स। तो होता क्या है कि ये जो खुद क्या चीज़ होता है, ये होते हैं नाइट्रोजीनियस मैक्रोमोलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या होता है कि ये नाइट्रोजन से बने हुए होते हैं, और मैक्रोमोलिक्यूल का मतलब होते हैं छोटे से बड़े मॉलिक्यूल। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। तो ये नाइट्रोजीनियस मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। अगर आप इनकी कॉम्पोजिशन देखेंगे कि किस किस चीज़ से बनते हैं, तो इसमें जो बेसिक कंपोनेंट सबसे पहले तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये, तो इसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। इसके साथ साथ इसमें किसी हद तक नाइट्रोजन और बास केसेस में फॉस्फोरस और सल्फ़र भी मौजूद होता है, ठीक है। आई होप सो कि आप जो एलिमेंट है इसको डिटेक्ट कर लेते होंगे आसानी से सिंबल्स के साथ। ये कार्बन लिखा है मैंने, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फ़र कुछ केसेस में, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये नाइट्रोजीनियस मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। इनकी कंपोजिशंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं। और होता क्या है कि अगर आप इसको और सादा डेफिनेशन देंगे तो क्या कहेंगे कि ये पॉलीमर्स होते हैं अमाइनो एसिड्स के, यानी कि दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड। होता क्या है कि जो छोटे छोटे से अमाइनो एसिड्स होते हैं, जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है। हर अमाइनो एसिड का टाइप भी अलग अलग होता है। जब हम अमाइनो एसिड आपको पढ़ाएंगे तो बताएंगे क्या होते हैं और किस टाइप्स के होते हैं। तो अमाइनो एसिड्स की जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो वो क्या चीज़ फॉर्म कर देते हैं, प्रोटीन, ठीक है। मज़ीद आपने क्या करना है, पेज नंबर 61 पर इसके प्रोटीन्स की हेडिंग से एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको एज इट इज़ आप कॉपी डाउन कर लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है डिफाइन इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए जो है वो क्या चीज़ होती है। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि एक्चुअल में डीएनए तो एक शॉर्ट वर्ड है, ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है ये, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब सेल के अंदर ना, अगर आप किसी भी प्लांट या एनिमल सेल को देखेंगे तो उसमें एक चीज़ होती है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होती है, इसके अंदर तमाम के तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होते हैं। इस तरीके से देखिए, हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप देखेंगे अगर डायग्राम बुक में, तो इस तरीके से आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स होगी, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोटीन्स होती हैं, कुछ शुगर होते हैं, कुछ फॉस्फेट बॉन्ड्स होती हैं, इस तरह की चीज़ होती है। इसका काम क्या होता है कि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, कि जब टाइम ऑफ बर्थ होती है, तो उससे पहले ही डीएनए ने सेल के अंदर डिसाइड कर लेना होता है कि मेल है या फीमेल है, ये प्लांट होगा या फिर ये कोई एनिमल होगा, या ये ह्यूमन बीइंग बनने वाला है, या इसके हेयर्स का कलर क्या हो सकता है, या इसकी हाइट कितनी हो सकती है, या इसकी आइज़ का कलर क्या हो सकता है। ये तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, ये डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र करता है नई नस्ल में। ये मौजूद किधर होगा, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस के सेक्शन में मौजूद होगा, ठीक है। तो इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं, ये आप ये पेज नंबर 65 पे देखेंगे। यहाँ पर सेकंड एक पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए के हिसाब से आपने पूरा पूरा से कॉपी डाउन कर लेना है, ठीक है। मज़ीद बस इतना ही समझ लीजिएगा इसको, कि इसने क्या करना होता है, इसने सारी की सारी जेनेटिक कोडिंग करनी होती है, जो इसने अगली जो भी नस्ल बनने वाली होती है, उसमें ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल, दूसरी से तीसरी नस्ल में वो तमाम इन्फॉर्मेशंस जो है, जिसको जेनेटिक कोड्स कहते हैं, इसको ट्रांसफ़र करता है, ठीक है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं और आसान भी होते हैं। ये आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका पूरा एज इट स्टार्ट बना हुआ है पेज नंबर 63 पे। जो मोटी मोटी बातें हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से बच्चों को याद हो जाता है कि फैट्स और ऑयल्स में जो बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जबकि ये क्या होता है, ये हमेशा लिक्विड होगा रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। यानी कि जो नॉर्मल कमरे का दर्जा हरारत होता है जिसको रूम टेम्परेचर कहते हैं, RT से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, इस पे फैट सॉलिड होगा और लिक्विड की फॉर्म में ऑयल मौजूद होगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरी जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि इसका जो सोर्स होता है, यानी कि ये जो चर्बी या फैट है ये हमें बेसिकली मिलती है एनिमल्स से, ठीक है। जबकि इसका जो सोर्स होता है ये बेसिकली हमें मिलते हैं प्लांट सोर्स से। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए सोयाबीन के ऑयल्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया, या इसके अलावा और भी कोई भी ऑयल अगर आपके जहन में आ रहा है, लाइक मस्टर्ड ऑयल है, तो ये सारे के सारे सोर्स जो हैं कहाँ से मिलेंगे, इसके प्लांट से मिलेंगे। अगली जो बात है वो क्या होती है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, ठीक है, क्योंकि सॉलिड होते हैं तो जाहिर सी बात है इसे मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इनका जो है कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने एक चीज़ सीखी थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो जितने भी फैट्स होते हैं ना ये सारे के सारे क्या होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, यानी इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, तो इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। जबकि जितने भी ऑयल्स होते हैं इनकी क्या प्रॉपर्टी है, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। तो अनसैचुरेटेड होने की वजह से ये कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, आसानी से रिएक्शन कर लेते हैं। अच्छा, जो लास्ट बात होती है, जो सबसे आखिरी बात है वो क्या है कि बॉडी में ना कोलेस्ट्रॉल का लेवल ये इन्होंने बढ़ा देना होता है। तो इसीलिए ये जो पेशेंट्स हैं या इस तरह के जो लोग होते हैं जिनको थोड़ी सी डाइट बताई होती है डॉक्टर्स ने, उनके लिए सही नहीं होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है इसको क्या कर देता है, हाई कर देता है, ठीक है। जबकि ये जो ऑयल्स होते हैं ये आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है उसको हाई नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये मेंटेन कर देते हैं कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आसान सोर्स हुए, ठीक है, और इसके साथ साथ इनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे जो कि फैट्स में और ऑयल्स में थे, और इसको आपने इसी तरीके से डिफरेंस की शक्ल में ही लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं और मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं पॉलीसेक्राइड से। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो पॉलीसेक्राइड्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, मैनी शुगर्स। ये जो दो वर्ड्स हैं यानी कि पॉली और सेक्राइड्स, तो सेक्राइड्स सेक्रीन्स या शुगर के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो ये जो है ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्टार्च है, फॉर एग्जांपल सेलुलोज है। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें शुगर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा होता है। इनकी ख़ास प्रॉपर्टी है कि जैसे इनमें वाटर आप ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करते ही ये किस पे कन्वर्ट हो जाते हैं, मोनोसेक्राइड्स में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास पॉलीसेक्राइड्स मौजूद हैं, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कि स्टार्च या सेलुलोज टाइप के हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपने क्या करना है, उनमें ऐड कर देना है आपने सीधा सीधा वाटर। तो जैसे इनकी हाइड्रोलिसिस होगी तो हाइड्रोलिसिस होते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोसेक्राइड्स में, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स के कई मॉलिक्यूल्स ये फॉर्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब इसकी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है ये एज़ इट इज़ आपको मिलेगी आपकी बुक के पेज नंबर 59 में। यहाँ से आप इसको देख लीजिएगा और बस आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है और एक इक्वेशन लिखनी है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें पॉलीसेक्राइड की डेफिनेशन भी आ जाएगी और ये भी बता दिया गया है कि जैसे ही आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं यानी वाटर ऐड करते हैं तो ये मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप सो कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस क्वेश्चंस के जो नेक्स्ट पार्ट है उसको इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।